नमस्कार। भारत के नए आपराधिक कानून के तहत आत्मरक्षा के अधिकार यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को लेकर एक बहुत ही बारीक सी लकीर है जो आत्मसंरक्षण और आक्रामकता को अलग करती है। तो सवाल यह है कि यह अधिकार एक ढाल है या एक तलवार। आज की हमारी पड़ताल इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को समझने के लिए एक असली और सच कहूं तो काफी चौंकाने वाले केस से शुरू करते हैं। ये केस हमारी इस पूरी पड़ताल में एक गाइड का काम करेगा। यकीन करना मुश्किल है, पर इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई बाजार में खरबूजों को लेकर हुई एक मामूली सी बहस से। मामला था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रामस्वरूप का। कहानी कुछ यूं है कि गंगाराम नाम का एक शख्स खरबूजे खरीदने गया, लेकिन दुकानदार साहिब दत्त ने उसे बेचने से मना कर दिया। बस एक छोटे से इनकार पर बात इतनी बिगड़ गई कि गंगाराम गुस्से में बाजार से तो चला गया, लेकिन वो जल्द ही वापस आया, और इस बार अकेला नहीं बल्कि अपने 3 बेटों के साथ। और वो खाली हाथ भी नहीं थे। एक बेटे रामस्वरूप के हाथ में बंदूक थी, बाकियों के पास लाठियां और खुद गंगाराम के पास एक चाकू था। और फिर इस टकराव का अंत बहुत ही दुखद हुआ। रामस्वरूप ने अपने पिता के तथाकथित बचाव में साहिब दत्त को बिल्कुल करीब से गोली मार दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो यहां असली सवाल खड़ा होता है, क्या ये वाकई अपने पिता का बचाव कर रहे एक बेटे का जायज कदम था, या फिर ये एक सोचा समझा ठंडा बदला था? चलिए कानूनी सिद्धांतों की मदद से इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब उस लीगल प्रिंसिपल को समझते हैं जो इस पूरे अधिकार की नींव है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक पावरफुल मेटाफर है। ये एक ढाल है, तलवार नहीं। तो ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है क्या? भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 34 कहता है कि यह किसी गैरकानूनी काम से खुद को या दूसरों को बचाने के लिए रीजनेबल फोर्स यानी उचित बल का इस्तेमाल करने का अधिकार है, और अगर ऐसा किया जाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी रामस्वरूप केस में इसी बात पर आप कह सकते हैं मोहर लगा दी। अदालत ने साफ साफ कहा, निजी रक्षा का अधिकार बचाव का अधिकार है, बदला लेने का नहीं। मतलब ये एक शील्ड है, हमला करने के लिए तलवार नहीं। तो ठीक है, ये अधिकार है, पर ये बचाता क्या क्या है? कानून इसे 2 बिल्कुल साफ कैटेगरीज में बांटता है। तो इसका दायरा आप देखें तो काफी बड़ा है। ये सिर्फ अपने शरीर और अपनी संपत्ति की ही रक्षा नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे इंसान के शरीर और उसकी चल या अचल संपत्ति की भी सुरक्षा करता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक पेच है। संपत्ति के मामले में ये अधिकार हर अपराध पर लागू नहीं होता। यह सिर्फ कुछ खास अपराधों तक ही सीमित है, जैसे चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार, या फिर इन अपराधों को करने की कोशिश। हर पावर के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, है ना? तो चलिए अब इस अधिकार की हदों को समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कब नहीं किया जा सकता। सेक्शन 37 3 ऐसी सिचुएशंस बताता है जहां ये शील्ड, ये ढाल काम नहीं करती। पहली, किसी पब्लिक सर्वेंट के काम के खिलाफ अगर वो गुड फेथ में काम कर रहा है। दूसरी, अगर आपके पास अथॉरिटीज से मदद मांगने का पूरा पूरा समय है। और तीसरी, अगर मौत या गंभीर चोट का कोई असल खतरा ही ना हो। एक और बहुत जरूरी नियम है प्रोपोर्शनैलिटी का, मतलब जितना बड़ा खतरा उतना ही बड़ा जवाब। आपका जवाब खतरे के लेवल से ज्यादा नहीं हो सकता। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई लाठी से हमला करता है, तो लाठी से ही उसका जवाब देना एक प्रोपोर्शनल रेस्पॉन्स यानी आनुपातिक प्रतिक्रिया मानी जाएगी। ये बचाव है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए। अगर कोई लाठी से हमला करे और जवाब में बंदूक का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ये बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनल है। ये प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से बहुत आगे निकल जाता है और ये खुद एक अपराध बन सकता है। तो अब जब हम ये सारे नियम जान गए हैं, चलिए वापस चलते हैं रामस्वरूप के केस पर और देखते हैं कि इन सिद्धांतों को लागू करने के बाद कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। इस केस की कानूनी यात्रा भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। देखिए, सबसे पहले सेशन कोर्ट ने रामस्वरूप को मौत की सजा सुनाई, लेकिन फिर मामला हाईकोर्ट गया और वहां उसे बरी कर दिया गया, और आखिर में मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का तर्क बिल्कुल साफ और सीधा था। अदालत ने कहा कि जो व्यक्ति खुद ही आक्रामकता की स्थिति पैदा करता है या उसे स्टेज मैनेज करता है, वो बाद में आत्मरक्षा के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। गंगाराम और उसके बेटे हथियार लेकर बाजार गए थे, मतलब वे ही शुरुआती हमलावर थे। और इसी तर्क के आधार पर आखिर में फैसला आया।
सुप्रीम कोर्ट ने रामस्वरूप की रिहाई के फैसले को पलट दिया। हाँ, अदालत ने उसकी मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास में जरूर बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कानून में एक ऐसी स्थिति का भी जिक्र है जो आत्मरक्षा की सारी हदों को पार कर जाती है। एक बहुत ही मुश्किल नैतिक और कानूनी सवाल। सोचकर देखिए, अगर अपनी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो और उस रास्ते में किसी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाने का खतरा हो तो? सेक्शन 44 में एक, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाला अपवाद है। यह कहता है कि अगर कोई जानलेवा हमला करने वाली भीड़ का सामना कर रहा है तो वो अपनी रक्षा के लिए गोली चला सकता है, भले ही इससे भीड़ में मौजूद किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचने का खतरा क्यों ना हो। लेकिन यह तभी लागू होता है जब बचने का कोई और रास्ता बचा ही ना हो। तो ये जो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है, ये एक बहुत बड़ी ताकत देता है। लेकिन सवाल वही है कि एक जरूरी ढाल और एक डरावनी तलवार के बीच की वो बारीक लकीर आखिर हम खींचते कहां हैं? ये सवाल सच में सोचने लायक है।